हाय गाइस, दिस इज़ के एंड योर रॉपचिक चैनल दिल से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और जो अलग अलग बेसिस थे उसके अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया था। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि जब हमने बांटा था जो कुछ कच्चा माल था, कच्चे माल के आधार पे जब हमने इंडस्ट्री को बांटा था तो इंडस्ट्री मुख्य रूप से दो पार्ट में हमने विभक्त किया था। पहली पार्ट था कृषि पे आधारित, जो कृषि पे आधारित कच्चा माल था उसके अकॉर्डिंग एक इंडस्ट्री हुई। दूसरी थी लोहा इस्पात उद्योग पे आधारित। तो आज हम कृषि पे आधारित उद्योग कौन कौन से हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले चल रहा है हमारा कृषि पे आधारित उद्योग। तो कृषि पे आधारित उद्योग के अंदर अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन सी इंडस्ट्री का रहता है, वह है वस्त्र उद्योग, और जो अपने इंडिया में क्लॉथ इंडस्ट्री है। और अगर आप देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पहले के जो कुछ कुछ क्लासेस थी, अपनी 6 क्लास से ये चलता आ रहा कि 200 वर्ष तक जब अंग्रेज़ों ने राज किया और अंग्रेज़ों का जो भारत में आने का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, ट्रेड था, व्यापार था। और ये व्यापार सबसे पहले शुरुआत अंग्रेज़ों ने भारत में क्या लगाई थी, यहाँ पर काफ़ी मील थी, उनकी स्थापना की। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्त्र उद्योग ही पनपा था। अगर बात करूँ मैं, जो अभी आपको आगे बताया जाएगा कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की जो मिल स्थापित की गई थी वह मुंबई में की गई थी, और वह 1854 यानी 1854 में यह पहली मिल स्थापित हो गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत में ये जो वस्त्र उद्योग है ये कितना पुराना है, और आज ये भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है। तो देखते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि वस्त्र उद्योग के अंदर तीन उद्योग सबसे ज़्यादा हम शामिल करते हैं। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है रेशमी वस्त्र और तीसरा है ऊनी वस्त्र। तो हम इन तीनों उद्योग का एक जगह यहाँ पर सम्मिलित रूप से उनका हम वर्णन करेंगे, उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी और ऊनी, ये हमारा टाइटल है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी या ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वह आपके सामने ला रहे हैं। पहला, सबसे पहले देखिए, भारत प्राचीन काल से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के विश्व प्रसिद्ध है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सहतूती, टेरी, टसर व मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में अगर बात की जाए रेशमी उद्योग की, यानी जो रेशम से बने वस्त्र हैं उस उद्योग की बात की जाए, तो भारत अभी भी पूरे वर्ल्ड में भारत का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भारत में जो रेशम का धागा होता है उस वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक सहतूती होता है, एक को बोलते हैं टेरी किस्म, एक टसर का, और एक मूंगा। ये चारों नाम आपको कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रेशमी धागे या जो रेशम है इंडिया में पाई जाता है वो कौन कौन सी किस्म पाई जाती हैं। तो सहतूती हो गया, टेरी हो गया, टसर और मूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में ये चारों किस्म पाई जाती हैं और चारों किस्म के धागों के कपड़े भारत में अवेलेबल हैं और यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। वर्तमान में देश की अधिकांश सूती वस्त्र की मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु व यूपी में। ये देखिएगा, अगर वैसे तो अगर हम नॉर्मली बात करें पूरे भारत की सूती वस्त्र उद्योग के परिप्रेक्ष्य में या उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो देखेंगे कि आपको हर स्टेट में कहीं ना कहीं सूती वस्त्र की जो मिलें हैं उनकी इंडस्ट्री मिल जाएंगी। बट अगर उनका हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर उनकी डेंसिटी है या उनका घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में है महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु और यूपी। ये जो 5 स्टेट है यहाँ पर भारत की लगभग 80% सूती वस्त्र की मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं।
आगे देखिए, महाराष्ट्र में, और अगर अब बात करें, अगर महाराष्ट्र स्टेट की स्पेशली बात करें तो यहाँ का मुख्य है मुंबई हो गया, शोलापुर, पुणे, वर्धा डिस्ट्रिक्ट हो गया, नागपुर हो गया, औरंगाबाद और लास्ट में जलगांव। ये महाराष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण किया जाता है या सूती वस्त्र उद्योग पनपे हैं। नेक्स्ट देखिए यूपी, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कानपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, आगरा हो गया और मोदी नगर, ये सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। आपके एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, देखा है कि एक बार क्वेश्चन आया था कि मोदी नगर जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, यह कौन से राज्य से बिलोंग करता है, कौन से राज्य में स्थित है। तो ये कन्फ्यूजन वर्ड है। मोदी नगर अक्सर लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कहाँ से, गुजरात से, तो ये पक्का गुजरात में होगा या कुछ अदर, तो ये कन्फ्यूजन करता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि मोदी नगर जो सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है वह कहाँ पर है, यूपी में है। नेक्स्ट देखिए गुजरात में, इसी क्रम में अगर हम देखें तो गुजरात में कौन कौन सा आता है, वडोदरा आ गया, अहमदाबाद आ गया, सूरत आ गया, राजकोट व लास्ट में पोरबंदर, ये प्रमुख इम्पोर्टेंट सूती वस्त्र के प्रोडक्शन सेंटर हैं यहाँ पर गुजरात में। अभी बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो हावड़ा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, हुगली व लास्ट में श्री रामपुर, ये क्या हैं, इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन वहाँ के पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं। अब बात कर रहे हैं, देखिए अगला फैक्ट देखिए, अकेला मुंबई देश का 1/4 सूती वस्त्र तैयार करता है। और अगर अब इन अलग अलग स्टेट की हमने जब बात कर ली, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट इनके सेंटर्स थे, पॉइंट्स थे, उनके बारे में बात कर ली कि कौन कौन सी जगह यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। अगर बात करें उनमें भी तो सबसे इम्पोर्टेंट है मुंबई। मुंबई भारत का 1/4 प्रोडक्शन अकेला करता है, किसका, सूती वस्त्र का। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए अगर हम इसको मैप में निहारेंगे, मैप में जानेंगे तो आपके सामने एक, अपने सामने एक इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आपको दिख रहा होगा कि जो, ये देखिए सबसे पहले इसको देखिए, जो ब्लैक पॉइंट्स बने हैं, सर्किल बने हुए, ये देखिए मुरादाबाद हो गया, आगरा हो गया, ग्वालियर हो गया, कानपुर हो गया, ये वाराणसी, ये सब हो गए यूपी के। ये जो ब्लैक सर्कल में है ये आपको सूती वस्त्र के हैं, जैसे अहमदाबाद में देख लिए, उज्जैन में देख लिए, ये बात की हमने बेंगलोर की बात की, तो ये सब जगह क्या है, इधर देखिए मुर्शिदाबाद, हावड़ा व हुगली, ये चारों आपको ब्लैक डार्क सर्कल में दिख रहे हैं। तो ये सब केंद्र कहाँ पर स्थित है, जो हमने अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में बात की, ये भारत के इम्पोर्टेंट कौन से हैं, कॉटन मिल्स हैं या कॉटन प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। अभी बात करिए, देखिए ये एक बना हुआ है, चतुर्भुज सा बना है, एक आकृति है रेड वाला, ये रेड वाले किस चीज़ के, ऊनी वस्त्र के। ऊनी वस्त्र देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो श्रीनगर को मुख्य पॉइंट दे रखा है। और आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र कहाँ पर हो रहा है, इस इलाके में हो रहा है ऊनी वस्त्र का। देखिए अमृतसर, लुधियाना, और ये अमृतसर और लुधियाना कहाँ, पंजाब के मुख्य हो गए। पानीपत हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये कहाँ, हरियाणा के हो गए। शाहजहाँपुर, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ये कहाँ, यूपी से संबंधित हो गए प्रमुख ऊनी वस्त्र केंद्र। और ग्वालियर हो गया एमपी का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 जगह इंपॉर्टेंट है, बीकानेर और जयपुर। इधर देखिए वापस अगर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में अहमदाबाद और जामनगर मुख्य ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। मुंबई हो ही गया महाराष्ट्र में, इधर बेंगलोर है। बस ये मोटे मोटे इसमें जो प्रमुख प्रोडक्शन करते हैं किसका, ऊनी वस्त्र का, वो हमने बात की। लास्ट में बच जाता है हमारा कौन सा, रेशम वस्त्र। तो रेशम वस्त्र के लिए यहाँ पर आप देखिए, आपको रेशमी वस्त्र में 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी। एक तो सबसे ऊपर ही ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर का इलाका, यह है रेशमी वस्त्र सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन यहाँ पर होता है, रेशम का, कच्चा रेशम का, जिससे यहाँ पर जो रेशमी वस्त्र है उसकी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हुई है। जैसे बारामूला हुआ, श्रीनगर हुआ और अनंतनाग, ये 3 इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जो कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर यूपी में देखें, यूपी में एकमात्र है, कौन सा है, वाराणसी है। फिर बात कर लीजिए हम अगर बंगाल में आते हैं, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुर्शिदाबाद हो गया, बोकारो हो गया
और ये दो इम्पोर्टेंट केंद्र। और अब बात कीजिए, हम अगर लास्ट में देखें इंडिया के, तो कर्नाटक में आपको दिखेगा एक तो कोलार और बेंगलोर और एक मैसूर। ये जो पॉइंट थे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके? रेशमी वस्त्र या जो रेशम के क्लॉथ्स होते हैं उनके प्रोडक्शन केंद्र हैं। तो ये बात हमने तीनों वस्त्र को यहाँ पर देखा, जो तीनों क्लॉथ से संबंधित इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर भारत में सेंट्रलाइज है उनके बारे में हमने बात की। तो देखें अब कुछ थ्योरेटिकल जो इनका हम थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। देखिए, सबसे पहले बात कीजिए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं या बोस्टन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तीन चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिमाइंडर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि भारत का बोस्टन, बोस्टन एक ऐसा शहर है जो कि किसके लिए फेमस है? कॉटन इंडस्ट्री के लिए। तो उसी को यहाँ पर एक सिंबल मान के अगर भारत में बात करें उसके अकॉर्डिंग, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्या कर रहा सेंट्रलाइज है किसका? कॉटन इंडस्ट्री का, तो वह है अहमदाबाद में। तो अगर भारत का बोस्टन कहते हैं तो किसको कहते हैं? बोस्टन ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को। वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई को, जो कि भारत का एक चौथाई क्या करती है? सूती वस्त्र उत्पादन, उसको क्या करते हैं भारत में? सूती वस्त्र की राजधानी, द कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स क्या है? मुंबई। फिर बात आ रही है कानपुर को, उत्तर भारत का मानचेस्टर, मानचेस्टर की बात हो रही है जो जर्मनी में है। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। ये तीनों ही आपको याद रखना है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत की सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, और उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। ये डायरेक्ट आपके पुटअप होते हैं एग्जाम्स के अंदर, डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये जो वनडे एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। देश के पहले वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अथिवर पलयम, ये एक तमिल वर्ड है, अथिवर पलयम नामक गांव में की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का पहला वस्त्र पार्क, क्लॉथ पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था तमिलनाडु में। और अगर आपको थोड़ा डीपली पूछ ले तो कहाँ पर? तमिलनाडु में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट, एक जिला है वहाँ का तिरुपुर नाम का। और अगर उसमें भी अगर अंदर हम जाएँ तो अटीवार पल्लयम, ये देख लेना। प्रोनाउंसिएशन में आप कुछ और आप भी बोल सकते हैं, अलग हो सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ की इम्पोर्टेंट क्या है? भारत का पहला वस्त्र पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए लास्ट में, वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग निम्न समस्याओं का सामना कर रहा है। अगर बात करूँ मैं सूती वस्त्र के अलावा ऊनी वस्त्र व रेशमी वस्त्र, तो वो भी ये सेम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो हम इस एक से उनका अंदाज़ा लगा लेंगे। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली देखिए, उत्तम कपास की कमी। अब अगर बात यहाँ उत्तम कपास की आ रही है तो अगर हम रेशमी वस्त्र के बारे में पूछेगा, ये ट्रिकी है क्योंकि आप एक ही चीज़ को तीनों में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर सूती वस्त्र के बारे में पूछ रहा तो सूती वस्त्र आपका जो कॉटन कहाँ से मिलता है? कपास से। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत में जो क्या है कि अच्छी किस्म का कपास है उसकी कमी है। सेम अगर रेशम में पूछेगा तो हम देखेंगे कि भारत में रेशम का प्रोडक्शन तो अच्छा होता है बट उसके जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे ऊनी वस्त्र के बोलेंगे तो ऊन का जो है, ऊन के जो धागे हैं, ऊन जो मिलता है वो अच्छी किस्म का नहीं मिलता। तो सेम हम तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, अनुपयोगी परंपरागत मशीनें। भारत में अभी भी इस सेक्टर में जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री है, चाहे वो कुछ भी हो, एनीवन आपका ऊनी हो, रेशमी हो या सूती हो, इनमें अभी तक जो परंपरागत जो हैंडलूम बोलते थे या जो हथकरघा बोलते हो आपको, कुटीर उद्योगों में निर्माण होते, अभी भी आप देखोगे महाराष्ट्र के कई गाँवों में हथकरघे से ही लोग कताई और बुनाई का काम करते हैं, धागों से कपड़े बनाते हैं। तो अभी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है हाई टेक्नोलॉजी की या जो मॉडिफाइड हैं ऐसी मशीनें जो मल्टीपर्पज़ होती हैं, जिनसे हम एक समय में काफ़ी प्रकार के धागों से धागे निर्माण करके उनसे कपड़े बना सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी टेक्निकल या बड़ी बड़ी अच्छी आधुनिकतम मशीनों की ज़रूरत है बट वो अभी तक हमें नहीं अवेलेबल हुई है।
तीसरा देखिए अनियमित विद्युत आपूर्ति। भारत में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज भी गाँव में तो बहुत ज़्यादा ये समस्या विकराल है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है ना वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं है या प्रॉपर तरीके से नहीं है कि यह अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सके जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो। लास्ट का अगर हम बात करें कड़ी प्रतिस्पर्धा, तो ये तो तीनों में है और ये रहेगी भी। जो जो अगर आप अपने बराबर के प्रतिस्पर्धी के साथ या अपने कॉम्पिटिटर के साथ आपने अच्छे से उसके साथ खड़े ना हो पाए या जो चल रहा आज का टाइम उसके अकॉर्डिंग, तो आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और वो ही भारत की जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसको करना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें हम आगे कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं उनके बारे में देखेंगे। ये देखिए सबसे पहले मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। मैंने जब शुरुआत में हमने बात की थी कि भारत में रेशम उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत में रेशम 4 प्रकार का है, जो चारों प्रकार की किस्म है वो चारों प्रकार की पाई जाती थी। आपको बताया गया था, एक शहतूत था, दूसरा था टेरी, एक टसर था और एक था मूंगा। ये 4 किस्म बताई थी मैंने। तो अगर इन 4 किस्म के अंदर भी हम बात करें तो जो मूंगा रेशम है, मूंगा किस्म का रेशम है, उसमें भारत को पूरे वर्ल्ड में क्या है एकाधिकार है, यानी भारत लगभग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका अकेला उत्पादन करता है। आगे देखिए केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? मैसूर व ब्रह्मपुर, यह है कर्नाटक में, वहाँ पर यह है स्थित है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। अगला देखिए भारत में 90% से अधिक रेशम उत्पादन कहाँ पर होता है? हमने बात कर ली थी अपने मैप के अकॉर्डिंग, जब बात की थी मैप में आपको अच्छे से समझ में आ गया था। अभी अगर उसको थ्योरेटिकल पोर्शन में देखें तो रेशम हमने देखा था कर्नाटका में था, तमिलनाडु में था, फिर अगर नॉर्थ इधर की ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में था, और सबसे ऊपर मैंने बताया था आपको जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और अनंतनाग, तो वहाँ पर ये प्रमुख पॉइंट थे जो रेशम के प्रोडक्शन करते हैं। अभी देखिए एक चीज़ और देखिए, रेशम अगर रेशम में जो कच्चा होता है, कच्चा रेशम होता है, उसकी बात करें तो आज इंडिया में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है, लगभग 35% आंध्र प्रदेश करता है, उसका प्रथम स्थान है। उसके बाद में इससे थोड़ा कम लगभग 34% का उत्पादन करता है कौन? कर्नाटका। तो ये 2 इम्पोर्टेंट भारत की स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करते हैं, जो कच्चा रेशम होता है उसका। अभी लास्ट का पॉइंट देखिए अपना, भारत में ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल, हमने बात की थी सूती वस्त्र की, जो मैंने आपको वर्बली बताया था वह 1854 में स्थापित की गई थी और कहाँ पर? मुंबई में। तो अगर बात करें ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल तो वह की गई थी, ये देखिए 1876 है, 1876 1876 ईस्वी में की गई थी, कहाँ पर? कानपुर के अंदर। परंतु इस उद्योग का अगर हम देखें वास्तविक विकास तो वह कब हुआ है? देश आज़ाद होने के बाद में, या जो भारत में 1950 के बाद में इसका अगर जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है वह हुआ है। बट अगर बात करें प्रथम मिल की तो वह स्थापित की गई थी 1876 में कानपुर के अंदर। आगे देखिए, आगे इसी में हम देखते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है ये कई बार आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछा है। पहला देखिए पश्मीना ऊन, इसके बारे में आपने अगर पढ़ा होगा करंट जीके वगैरह में तो आपने सुना होगा। पश्मीना ऊन विशेष किस्म की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर जनजाति द्वारा पाली जाती हैं। जो जम्मू कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर हमने देखा, इकोनॉमिक्स में आपने भी पढ़ा होगा, एक लेसन था अपना पैस्ट्रोल, जो घुमक्कड़ जनजाति होते हैं उनके अंदर हमने इस जनजाति की बात की थी जिसको बोलते हैं गुज्जर या बकरवाल जनजाति। यह जनजाति पाई जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, गुज्जर बकरवाल। यह जनजाति वहाँ पर इनका जो प्रमुख ऑक्यूपेशन है या इनका व्यवसाय है वह है पशुपालन। पशुपालन में ये लोग स्पेशली बकरियाँ का पालन करते हैं, और जो बकरियाँ होती हैं उनसे जो वहाँ का जो ऊन प्राप्त किया जाता है वह काफ़ी अच्छी किस्म का ऊन होता है और मुलायम होता है, काफ़ी मुलायम होता है। तो उस ऊन को क्या बोला जाता है? पश्मीना ऊन। इस ऊन से जो वहाँ पर वस्त्र बनाए जाते हैं, कंबल वगैरह या और भी शॉल वगैरह, जो आपने सुना होगा कश्मीरी ऊन की है ये शॉल, तो वह काफ़ी मुलायम और काफ़ी हीट वाली होती है, जो सर्दियों के लिए काफ़ी फेमस होती है। तो ये पश्मीना ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जम्मू कश्मीर में। ये आपको अच्छी तरह रिमाइंड कर लेना है।
नेक्स्ट देखिए, खरगोश के रोए, रोए से संबंधित हो गया बाल, तो उससे जो ऊन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे अगर बकरी से जो जम्मू कश्मीर में पाई गई थी उनसे जो ऊन था उसको हम बोलते थे पश्मीना ऊन, वैसे ही सेम जो खरगोश होता है उसके जो बाल होते हैं उनसे हम जो ऊन बनाते हैं उस ऊन को बोलते हैं अंगोरा ऊन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र का कारखाना, ये मैंने आपको 2 बार रिमाइंड करा दिया, 1854 में कहाँ लगाया था, मुंबई में लगाया हुआ था, इसके बारे में बात कर ली। तो इस तरह आपने जाना कि सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कौन सा था, ऊनी वस्त्र, उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उनके प्रोडक्शन सेंटर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पटसन उद्योग और चीनी उद्योग को साथ लेके, ये दोनों उद्योग भी किससे संबंधित है, ये कृषि से संबंधित हैं, और कृषि से जो कच्चा माल प्राप्त होता है हम वहाँ से कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हैं। तो उसके अंदर ये जो लास्ट का टॉपिक है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में, वह है पटसन उद्योग और पटसन उद्योग और चीनी उद्योग। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट, भारत में पटसन व पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक है। देखिए सबसे बड़े, तो ये भी एक क्या होता है, धागा होता है, जो जूट वगैरह के जैसे धागे होते हैं भारत में, उससे जो कपड़ा बनता है पटसन का बनता है। तो पटसन का उत्पादन में अगर हम बात करें या उससे निर्मित जो कपड़ा होता है, क्लॉथ होते हैं, उनकी बात करें तो भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर भारत का अगर हम एक्सपोर्ट में देखें, उत्पादन तो करता है, प्रोडक्शन तो सबसे बड़ा है ही भारत, बट अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश के बाद में हम दूसरे स्थान पे आते हैं इसका एक्सपोर्ट करने में दुनिया में। नेक्स्ट देखिए, भारत के अधिकांशतः पटसन उद्योग वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक सक्रिय मेखला में स्थित है। देखिए इसका जो केंद्रीयकरण हुआ है या ध्रुवीकरण बोल सकते हैं कि यह उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसका उन्नति हुई है या उन्नत हुआ है। तो वो देखिए, हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो हुगली नदी के तट के सहारे सारे यह कई सैकड़ों किलोमीटर लंबी और चौड़ी एक सक्रिय मेखला है। और सक्रिय मेखला से संबंधित मतलब आप देखोगे कि एक श्रृंखला है वहाँ पर पूरी इस उद्योग की, इस उद्योग से निर्मित जो वस्त्र हैं उनकी इंडस्ट्री की। तो वहाँ पर ये भारत का काफ़ी मात्रा में पटसन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल यहाँ पर किस पे फर्स्ट पोजीशन पे है इसके उत्पादन में। अब नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला पटसन उद्योग रिसरा, यह एक जगह है रीसरा, जो कहाँ पर है, कोलकाता में लगाया गया 1855 में। तो अब आपके सामने तीनों चीज़ आ गई हैं। देखिए 1854 में सूती वस्त्र की हमने बात की थी मुंबई में, फिर उसके बाद में ये देखिए अगर क्रम में याद करना चाहें तो 1855 में पटसन उद्योग की पहला जो मिल थी वो स्थापित की गई, वो कहाँ, रिसरा, कोलकाता के अंदर। फिर 1876 के अंदर क्या ऊनी वस्त्र की गई थी, वह कहाँ पर की गई थी, आपको मैंने बताया था कानपुर के अंदर। ये हो गई, हमने मेरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देख ली। अब नेक्स्ट देख रहे हैं इसके अंदर, भारत विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। जो यूपी और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वह अच्छी तरह जानते हैं, स्पेशली क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। आज से पहले महाराष्ट्र इसका अब इतना महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, बट अगर यूपी की बात करें तो यूपी पहले से ही इस चीज़ का परंपरागत वहाँ के लोगों का क्या है व्यवसाय, चीनी उत्पादन। चीनी डायरेक्ट गन्ने से प्राप्त होती है, ये हमने देखा, गन्ने की जो शर्करा होती है उससे तो अगर चीनी जो गन्ने से प्राप्त चीनी हो रही है, चीनी का उत्पादन की बात करें तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। पर अगर जो चीनी से जो गुड़ बनाया जाता है, गुड़ व खांडसारी आप देखे होंगे, छोटी छोटी ये भट्टियाँ होती हैं इनकी, जो लोकल लोग भी अपने खेतों में भट्टियाँ होती हैं ये वगैरह, ये गुड़ व खांडसारी बनाते हैं। तो इसके उत्पादन में अगर बात करें तो भारत का स्थान इसमें प्रथम स्थान है। हमारा देश गुड़ काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट देखिए, देश की कुल चीनी मिलों का 60% भाग, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यूपी और बिहार में स्थित है।
अगर हम बात करें भारत का, क्योंकि गन्ना अगर बात करेंगे तो अगर नॉर्थ में तो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की जो दोमट मिट्टी है, यानी यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है नदियों का, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन का किया जाता है। तो जो गन्ना उत्पादन है तो अच्छी सी बात है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि गन्ना जहाँ पर अच्छा हो रहा है तो वहाँ पर चीनी उत्पादन भी होगा। और भारत का लगभग 60% भाग यही दो स्टेट कवर करते हैं। आगे देखिए, पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिण व पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, क्योंकि यहाँ गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक है और यहाँ की सफल सहकारी समिति। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब हमने इंडस्ट्री के बारे में क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें हमने आपको स्वामित्व के बारे में बताया था। मतलब एक इंडस्ट्री होती है, उसके ऊपर किसका मालिकाना हक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बोला था। तो सबसे पहले मैंने बात की थी जैसे पब्लिक सेक्टर, यानी जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, निजी सेक्टर हुआ था, थर्ड था अपना जॉइंट सेक्टर हो गया यानी संयुक्त, और लास्ट का था एक सहकारी। तो मैं आपको वहाँ पर एग्जांपल भी दिया था कि कहाँ पर महाराष्ट्र में स्पेशली, या जो चीनी गन्ने से संबंधित है या चीनी उद्योग है ना भारत में, चाहे महाराष्ट्र में हो या यूपी बिहार में हो। और एक दूसरी चीज़ और मैंने बताई थी इम्पोर्टेंट आपको, केरला में जो कौन सा है, कोकोनट उसी की लग रही, उसी कोकोनट, ये दोनों उद्योग भारत में सहकारी समितियों के द्वारा इनका क्या किया जाता है, इनको स्टार्ट किया जाता है, इनका प्रचालन किया जाता है। तो जो सहकारी समितियां हैं वह वेल मैनेज्ड सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट में है। और महाराष्ट्र स्टेट में इन दिनों में जो गन्ने की पैदावार हुई है वह भी काफ़ी मात्रा में हुई है। और जो गन्ना वहाँ पर पाया जाता है इतनी अच्छी किस्म का पाया जाता है कि उसमें सुक्रोज यानी जो रस बोलते हैं या मिठास की मात्रा होती है वह कंपेरिजन टू यूपी और बिहार के गन्ने से अच्छी है। इसलिए हमने हाल ही के दिनों में देखा कि महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन हाल ही के दिनों में काफ़ी बड़ा है। तो ये हमने यहाँ पर जाना। ये हमने बात कर ली कच्चे माल जो कि स्पेशल एग्रीकल्चर से संबंधित था, और उस पर डिपेंड जो इंडस्ट्री थी, चाहे वो हमारी वस्त्र उद्योग थे या पटसन उद्योग था या चीनी उद्योग, उनके बारे में हमने जान लिया। अभी इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो गोल्डन की पॉइंट्स हैं, आप ये डायरेक्ट मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये आपके यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम में डायरेक्ट पिछले वर्षों में ये आए हुए हैं, उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये हमने पोर्शन अभी हाल ही में शामिल किया है। देखिए फर्स्ट, हाल ही के वर्षों में एग्रीकल्चर व अलाइड एक्टिविटीज़ को ऋण वितरण करने में किसका शेयर अधिक रहा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें दे देंगे, जैसे कमर्शियल बैंक दे देंगे आपको, और उसके अलावा जो कॉपरेट बैंक दे देंगे या कुछ अलग दे देंगे। 4 बैंकों का नाम दे देंगे जो हमारे अलग अलग होते हैं, जैसे सहकारी बैंक होते हैं या फिर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये अलग अलग बैंक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2011 में, सिविल सर्विस 2011 में ये प्रश्न आया था कि एग्रीकल्चर व एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे आपके डेयरी से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, और भी बहुत चीज़ें हैं, तो उनमें जो लोग काम करते हैं, जो एक किसान हैं या जो भी व्यवसायी हैं, उनको दो ऋण वितरण किया जाता है, यानी क्रेडिट डिसबर्समेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो दिया जाता है। तो उसका शेयर सबसे ज़्यादा कौन से बैंकों का है, तो वह है कमर्शियल बैंक। सबसे ज़्यादा ऋण वितरण का काम करते हैं कमर्शियल बैंक्स करते हैं। फिर देखिए उसके बाद में नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ इन्फ्लेशन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एग्जाम में, यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि ये काफ़ी लेस आपका जो ये लेसन हुआ है अपना, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर मैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको दिखाऊंगा। बट वहाँ पर डायरेक्ट आपसे कुछ भी पूछ लेंगे कि एक किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वह किस पे डिपेंड करती है, वहाँ पर कुछ भी दे देंगे आपको, जीडीपी दे देंगे, इन्फ्लेशन दे देंगे, कुछ भी। एक्चुअल में वह किसके साथ जुड़ी होती है यह पूछा है। ग्रोथ जीडीपी से नापेंगे, पर किसी भी देश की जो ग्रोथ को हम किसके साथ कपल मतलब जोड़ते हैं, उस देश की इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के साथ। ये भी सेम यूपीएससी 2011 में आया है, ये उसका आंसर है। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरियस हो कि यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए आपको बता दूं मैं, ये एग्ज़ाम में जो आईएएस की मेंस एग्ज़ाम थी उसके अंदर एक पॉइंट आया था, उसके ऊपर ये पूछा गया था। क्वेश्चन बड़ा था और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, बट मैं उसमें से ये छोटा आपको दिखाया हूँ। आईएएस मेंस 2019 में आया हुआ है,
वहाँ पर पूछा था कि जो द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत की जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हम ये जान लें कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है क्या। इट्स एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्रीज जीडीपी to 25% by 2022. However, it has been observed that the role of development in certain areas is very fast due to some locational advantage. आपको हिंदी में इसका मैं बताता हूँ अर्थ। एक्चुअल में यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि ये दो द मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी भारत की राष्ट्रीय, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बोलते हैं हम, ये क्यों अस्तित्व में आई, इसको अस्तित्व में आने का या इसका क्या है जो एम है, इसका मेन उद्देश्य यही है इस पॉलिसी का कि भारत में 2022 तक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका जो योगदान है किसमें, भारत की जीडीपी में, उसको हम कितने तक लेके जाएं, 25% तक बढ़ा दें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी इसने कि कुछ इंडस्ट्री अपनी लोकेशन यानी उनकी अवस्थिति ऐसी जगह पर स्थित है तो जहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी है और उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, पर कुछ इंडस्ट्री अभी भी अपनी लोकेशन की वजह से डिसएडवांटेज प्राप्त कर रही है, यानी उनको लाभ नहीं मिल रहा। तो उसी जो उनके बीच में काफ़ी जो गैप है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, उसको भी जल्दी ही फास्ट ड्यू टू सम लोकेशन एडवांटेज, जो लोकेशन के एडवांटेज मिल रहे थे उन एडवांटेज को ख़त्म करना और उन सभी इंडस्ट्री को विकास के क्रम में लाना ही इसका क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का मेन एम है। ये IAS मेंस 2019 में आपका आया है और ये हमने यहाँ पर जाना। आपका ये पार्ट 2 काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट ये लेसन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा है, और मैं चाहता था कि आज आपको एक ही पार्ट के अंदर जो कच्चे माल पे आधारित अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसके जो भी उद्योग है उसके बारे में बताऊं, तो इसलिए आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा, किस कच्चे माल की बात करेंगे, लोहा इस्पात से जो कच्चा माल है और इस पे जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं भारत के अंदर उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तो अनलाइक कीजिए। बट अनलाइक क्यों किया वो सजेस्ट मेरे को कीजिए आप कमेंट के आपके माध्यम से। इसी के साथ आपसे यहीं पर हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।